फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सोना, पेट्रोल महंगा हुआ, अब मोदी इसके बाद और कौन कौन से बड़े स्टेप उठाने वाले। इधर कांग्रेस छाती पीट रही, उधर विदेश निकल गए मोदी। यूएई के साथ मोदी ने कौन सी डील कर डाली है। अबू धाबी की धरती से मोदी को सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। मोदी ने ऐसा क्या कह दिया। एलपीजी पर नया समझौता भी हुआ। देश में कोल गैस भी बनने जा रहा है। क्या सच में गैस इंपोर्ट की झंझट खत्म होने जा रही है? क्या गजब होने वाला है? पाठशाला में डिटेल चैप्टर। 4 दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भैया सोना मत खरीदो। लोग नहीं माने, पैनिक बाइंग शुरू हो गई, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। सोना 10,000 महंगा हो गया कि लो भाई अब खरीद लो सोना। और इसी तरह पेट्रोल के लिए पीएम मोदी ने पहले अपील की थी कि पेट्रोल बचाओ, कम यूज करो, ज्यादा करोगे तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन बहुत से लोग नहीं माने। तो तेल कंपनियों ने डीजल पेट्रोल की जो कीमत है उसको बढ़ा दिया, महंगा कर दिया उसको। मतलब पीएम मोदी सीधी उंगली से घी निकालना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में अब उन्हें उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही। अगर लोग उनकी बात मान गए होते तो शायद हार्ड स्टेप उठाने की नौबत कम पड़ती या फिर नहीं पड़ती। आप देखिए कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए हैं। यानी दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल के नए दाम 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भाई अगर सरकार कुछ कहती है तो पूरे हालात पर सोच विचार करने के बाद ही कहती है। मोदी ये अपील अपने फायदे के लिए थोड़ा ना कर रहे थे कि नहीं भाई मेरा फायदा हो जाएगा, मेरी जेब भर जाएगी, ऐसा थोड़ा ना कर रहे थे मोदी। देश हित में वो ये ऐलान कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा बचत कर लीजिए। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि पीएम की अपील को माने। लेकिन कांग्रेस को देखिए कि अलग ही छाती पीट रही है। तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस हाई तौबा मचाए हुए, और इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ऑयल प्राइस को लेकर डेटा वॉर छिड़ गया। किसके क्या दावे हैं उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप देखिए कि इसी कांग्रेस की मनमोहन सरकार में जब जब तेल के दाम बढ़े तब तब पीएम मनमोहन से लेकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक ने तेल के दाम बढ़ाने के समर्थन में कैसे कैसे तर्क दी। आज वो सारे पुराने बयान आपको सुनवाने वाला हूं। इधर पीएम मोदी यूएई निकल गए, वहां यूएई के साथ भारत ने कौन सी डील कर डाली और इस डील से क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। यूएई में मोदी का कैसे शानदार स्वागत किया गया, आसमान से लेकर जमीन तक कैसे मोदी मोदी हो गया, आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाला। अबू धाबी की धरती से पीएम मोदी ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को ऐसा संदेश दिया कि दुनिया हैरान रह गई। मतलब जो बात ट्रंप चीन जाकर जिनपिंग से नहीं बुलवा पाए, वो बात मोदी ने ईरान के पड़ोस में बैठकर कह दी। वो बयान सुनाऊंगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रही। इसके अलावा आपको बताऊंगे कि भारत के हाथ जादू की ऐसी कौन सी छड़ी लगने वाली है कि भारत को यूरोप गैस और एथेनॉल का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की जमीन में दबा कोयला कैसे गजब का कमाल करने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये ट्रेलर आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। ये भारत के लोगों का सम्मान है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। कम गाड़ियों से चलें, जहां आवश्यक हो वहीं पे चलें, यात्राओं को कम करें ताकि आपका बजट भी ना हिले और देश का बजट भी ना हिले। 4 घंटे में आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज पीएम मोदी ने अपने महज 4 घंटे के यूएई दौरे में वो कर दिखाया जो दुनिया हैरान रह गई देखकर। यूएई दौरे पर गए पीएम मोदी ने सिर्फ 4 घंटे में $5 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत ले आने का इंतजाम कर दिया है। कुछ लोग पीएम मोदी के इस विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। विपक्ष तो यह कह रहा था कि लोगों को विदेश जाने से रोककर पीएम मोदी खुद विदेश दौरे पर निकल गए। अरे भाई मोदी ने सैर सपाटे के लिए थोड़ा ना विदेश जाने का तय किया है या अपील की कि भाई आप लोग मत जाइए, मैं घूम के आता हूं। किसी काम से जाने के लिए वो उन्होंने तय किया होगा कि जाना है तो वहां से कुछ लेकर आना है, तो काम के लिए वो गए हैं और काम करके आ रहे हैं। 4 घंटे में उन्होंने जो कर दिया वो कर लेंगे क्या आप? आज से 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे, जहां में 4 घंटे के शॉर्ट स्टॉपेज में उनका जो मिनट टू मिनट का शेड्यूल था, सब काम धाम निपटाकर पीएम मोदी यूएई से यूरोप के लिए निकल गए आज वो सब कर। लेकिन यूरोप जाने से पहले यूएई की अपनी छोटी सी विजिट में भारत का बड़ा फायदा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया, इस फायदे के बारे में आज आपको बताने वाला।
आज भारत और यूएई के बीच निवेश और समझौतों को लेकर कई फाइलों पर दस्तखत हुए। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एमओयू एक्सचेंज किया गया। एलपीजी यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस के इंपोर्ट पर समझौता हो गया। भंडार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने पर एमओयू साइन हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसके अलावा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान किया। इन समझौते के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, आप एक बार सुनिए। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। 28 फरवरी से ईरान ने हॉर्मूज पर पहरा बिठा रखा है, यानी कि आज करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन ईरान हॉर्मूज खोलने को तैयार नहीं है। ईरान को डर है कि अगर उसने हॉर्मूज खोल दिया तो अमेरिका का जो जहाज है वो हथियार भरकर वहां पहुंच जाएगा और फिर ईरान हॉर्मूज से अपना कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ईरान का डर अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि इससे पूरी दुनिया का कितना बुरा हाल हो रहा है। दुनिया भर के देश एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए तमाम तरह के इंतजाम करने में जुट गए। खुद भारत भी इसकी मार से अछूता नहीं है। पीएम मोदी भी 2-2 बार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पेट्रोल बचाने की अपील जनता से कर चुके हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हॉर्मुज खुले, वहां से गुजरने वाले जहाजों को सेफ रास्ता मिले और किसी भी जहाज पर हमले ना हो। लेकिन यह होगा कैसे? यह तभी होगा जब पूरी दुनिया ईरान को भरोसा देगी कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा है वो बना रहेगा और अमेरिका का कब्जा कभी नहीं होने देंगे। आप देखिए कि ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हुआ है, अपने सारे घोड़े खोल दिए हुए हैं। और चीन जाकर भी ट्रंप ईरान के पक्के यार शी जिनपिंग से यह नहीं कहलवा पाए कि भाई हॉर्मुज खोल दो। लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाता वो पीएम मोदी सीना ठोक कर करते, चाहे पुतिन के मुंह पर युद्ध बंद करने की अपील हो या फिर हॉर्मुज खोलने की बात। पीएम मोदी भारत की आवाज हर मंच पर उठा देते हैं और बेधड़क उठाते हैं, बेरोक टोक उठाते हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद थे, तब उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के सामने कह दिया कि हॉर्मुज खुलना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज का मुद्दा भारत की प्राथमिकता में है। सुनिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग। भाई पीएम मोदी की खासियत है कि वो जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं अपना पर्सनल बॉन्डिंग बना ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। पीएम की हग डिप्लोमेसी की मुरीद तो पूरी दुनिया है। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ भी पीएम मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग दिखाई दी। पीएम मोदी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए आज पीएम मोदी की प्लेन जब वहां यूएई के आसमान में पहुंचा तो वैसे यूएई एयरक्राफ्ट के F-16 फाइटर जेट्स पीएम के प्लेन की सुरक्षा के लिए स्कॉट के लिए पहुंच गए। इसके बाद जब पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने के लिए पहुंचे तब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सुनिए इस ग्रैंड वेलकम पर पीएम मोदी ने क्या कहा। माय डियर ब्रदर, इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से
आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई में पीएम मोदी का ऐसा शानदार सम्मान देखकर मोदी विरोधियों को आग लग गई है। कुछ लोग तो छाती पीट रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इतना सम्मान। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस को छाती पीटती भी दिखाई भी दे रही है कि कैसे छाती कांग्रेस के नेता आज पूरे दिन पीटते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी की वजह वो है जो मोदी विदेश दौरे पर जाने से पहले करके गए हैं, और वो वजह है तेल की कीमतें बढ़ाना। ईरान अमेरिका युद्ध के 76 दिन बाद भारत में पेट्रोल की कीमत 3% के आसपास बढ़ाई गई। पूरा एंटी मोदी इकोसिस्टम गोलियाकर, मतलब एक झुंड में आ गए सब लोग और छाती पीटने लग गए कि बाप रे बाप क्या कर दिया, जनता की जेब काट ली, जनता की जेब काट ली है, ये लोग कह रहे हैं विपक्षी नेता। आगे आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए कि एंटी मोदी इकोसिस्टम ये नहीं बता रहे कि ऊर्जा संकट की मार से अमेरिका भी नहीं बचा हुआ। वो अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, जिसके पास खदान है, जिसके पास कुएं के तेल है, तेल के कुएं, जो दावा करता है कि उसके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप के अमेरिका में भी तेल के दाम 28% बढ़ चुके हैं युद्ध के बाद। तो फिर भारत में महज 3% तेल की कीमत बढ़ने पर इतनी हाई तौबा क्यों है? मोदी विरोधियों को लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी मनमोहन सिंह की तरह तेल कंपनियों को कूपन बनाकर दे देना चाहिए था कि भविष्य में पेमेंट कर देंगे, और अगली सरकारों के माथे बिल फाड़कर कट लेना चाहिए था। अब पाठशाला में खुद ये बात कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कि सरकारी तेल कंपनियों को इस संकट में घाटे का बोझ उठाना चाहिए, और शायद वही हो भी रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि तेल के दाम ना बढ़े, इसलिए तेल कंपनियों का घाटा कर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, और अब तेल के दाम बढ़ाए भी तो महज 3 रुपए, वरना ये तेल की कीमतें 3 रुपए की जगह 15 से 20 रुपए तक बढ़ जाती भाई। इसलिए मनाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी हो सके खुल जाए, उतना अच्छा होगा, नहीं तो आगे ऐसे कई और झटके लग सकते। तेल के दाम बढ़ने पर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में लोगों ने आज क्या कहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेशों का दौरा करते हैं वो अपने घूमने के लिए नहीं करते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अन्य देशों से संबंध मजबूत करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। और रही बात तेल बढ़ने की, तेल की कीमतें जो 2-3 रुपए बढ़ी हैं, अन्य देशों में जाके आप देखेंगे सर, वहाँ काफी दिक्कतें हैं। अपने देश में तो बहुत सुधार है। मोदी जी ने जो ये बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए या डीजल पेट्रोल का थोड़ा बचत करिए, तो ये आने वाले दिनों के लिए उन्होंने बोला है कि जो अगर हमें किल्लत आती है तो उससे पहले हम सचेत हो जाएंगे, तो हमारे देश के जनता को परेशानी नहीं होगी। सही सर, तेल का असर पड़ा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत। जनता, आम जनता परेशान हो रही है। जाहिर सी तौर पे आपका भी बजट बढ़ जाएगा इसकी वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग और अन्य देशों की अकॉर्डिंग बहुत अंतर है। हम लोग का एक जो बजट बनता है वो घाटे का बजट बनता है हमेशा, तो इसको कैसे मैनेज करना है, और ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो ये सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ती है। बहुत हाई लेवल वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली परेशान रहती है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां ढूंढती हैं, उस खुशियों पे असर पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ी तो कांग्रेस अब ऐसा बताने में जुट गई है कि दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत देने में जुटी हुई है और भारत सरकार ने बोझ डाल दिया। लेकिन तेल के दाम दुनिया में नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत दावा कर रही हैं कि नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल को 17 रुपए तक सस्ता कर दिया। कांग्रेस की माने तो जर्मनी में तेल पर टैक्स घटाकर जनता को 17 से 19 रुपए सस्ता तेल दिया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन को लेकर कांग्रेस का दावा है कि वहां बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दी जा रही है और तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही। अमृत काल में आपका स्वागत है, और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं।
इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने भी दुनिया भर में ऊर्जा संकट से निपटने वाले ऐसे देशों की लिस्ट जारी कर दी जिन्होंने अपने देश की जनता को कोई राहत नहीं दी और 50% तक तेल के दाम बढ़ा दिए। बीजेपी के मुताबिक पाकिस्तान ने तेल के दाम 55% बढ़ा दिए हैं। मलेशिया ने तेल के दाम में 56% की बढ़ोतरी की है। बीजेपी के मुताबिक खुद अमेरिका ने तेल की कीमतों में 45% का इजाफा कर दिया है। तेल के कुएं वाले देश यूएई ने तेल के दाम में 52% तक की बढ़ोतरी कर दी और म्यांमार में तो तेल के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। म्यांमार ने 90% तक तेल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। इसलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का छाती पीटना बस सियासी नौटंकी है, क्योंकि इन देशों के मुकाबले भारत ने पहले 76 दिनों तक खुद तेल की बड़ी कीमतों का बोझ उठाया। इसके बाद अब सिर्फ 3.4% दाम यानी कि 3% के आसपास दाम बढ़ाए गए। तेल की कीमतों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच डेटा वॉर खत्म नहीं हो रहा है। एक राउंड की भिड़ंत के बाद कांग्रेस दूसरा डेटा लेकर आ गई है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लूट का साइकिल चला, यानी लूट पर लूट किए जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के नाम पर 43 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, यानी कि बीजेपी ने हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस का दावा यह भी है कि मोदी सरकार में क्रूड का औसत रेट $70 प्रति बैरल रहा है। इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत 61.60 यानी कि 61 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार कई साल से पेट्रोल की कीमत 94 रुपए वसूल रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने फिर से एक डेटा जारी कर दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि हॉर्मुज संकट की वजह से कई देशों को वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं, जैसे कि जापान को अपना सबसे बड़ा इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व एक्टिव करना पड़ा है। साउथ कोरिया ने अगले 30 साल के लिए नेशनल फ्यूल कैप लगा दिया है और फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। थाईलैंड में डीजल के दाम डबल हो गए हैं और पाकिस्तान ने तो सभी स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। बहरहाल सियासी तकरार तो अपनी जगह है, लेकिन तेल के दाम बढ़ने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल पंप पर क्या माहौल है, अब जरा एक बार आपको सुना। गुजरात में अभी 2 दिन पहले ही अमूल दूध के भाव बढ़ने के बाद आज फिर से पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं। जो पेट्रोल का दाम है वो 2.99 रुपीज का बढ़ा हुआ है, जहां की डीजल में 3.09 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल पंप को आपकी लाइन भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। यहाँ पर पेट्रोल पंप के जितने भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का क्या रूट है, लोग अभी क्या सोच रहे हैं। मेरा कहना ये है कि भाव बढ़ा है, पर अभी क्या करें, जरूरत है तो बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि अपने रोजिंदा व्यवहार में चलना है तो बढ़े तो अपना जरूरत है तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही, बिना पेट्रोल के तो चलेगा नहीं। पेट्रोल और डीजल का सप्लाई डेपो से नॉर्मल आ रहा है और आज सुबह में 2 रुपीज 98 पैसा पेट्रोल में और 3 रुपीज और 9 पैसा डीजल में पर लीटर बढ़ा है सुबह से। और ऐसी कुछ भीड़ के ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल ही चल रहा है ऑपरेशन। मात्र 3 रुपए तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ऐसे छाती पिट रही है जैसे सरकार ने क्या ही गजब कर दिया, लूट लिया है, लूट मचा दी सरकार ने। लेकिन इसी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार के टाइम के ऐसे ऐसे बयान जारी कर दिए जिसमें खुद मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और कांग्रेस के तमाम नेता पेट्रोल के दाम बढ़ने के समर्थन में ऐसे ऐसे तर्क देते हुए नजर आए जो आपके गले तक नहीं उतरेगा। एक बार सुनिए। आपको याद है कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार क्यों गई थी देश से, और जो गई तो अभी तक नहीं आई, और क्यों नहीं आई है भाई? सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का और भ्रष्टाचार का। इन्हीं महंगाई के मुद्दे और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि आज तो कांग्रेस निकल नहीं पाई है। लेकिन आपको पता है कि मोदी सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत को थाम के रखा था। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई तब तो सरकार ने तेल की कीमत कम नहीं की। भाई अभी जो घाटा चल रहा था उसकी भरपाई जो हो रही थी वो कहां से हो रही थी? अभी जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था? युद्ध के बाद से अब तक जो भारत में, हमारे देश में केंद्र सरकार ने या तेल की कंपनियों ने कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। 76 दिन तक, 76 दिन सोचिए कि कितना होता है, और पूरी दुनिया में क्या क्या 90% तक तेल की कीमत बढ़ा दी कुछ देशों ने। तो अब यह हालत हो गई थी, अब पानी नाक से ऊपर जाने लग गया था। अब लगा था सरकार को और तेल कंपनियों की कि अगर अब नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अब अगर थोड़ी बजट की बात नहीं करेंगे तो हाल यह हो जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बनना है क्या? 3 रुपए के लिए इतना हाई तौबा मचाया। लेकिन एक बात यह भी है कि अभी संकट के हालात विश्व भर में हैं और यह संकट भारत पर ना आए, इसके लिए हमको, आपको, सबको थोड़ा संयमित रखना है, थोड़ा बचाव करना है। सरकार जो कह रही है कुछ सोच समझ कर कह रही है।
आगे आने वाले संकट को कम करने के लिए ही कह रहे हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताऊंगा आपको जिनपिंग की डायरी से क्या चुरा कर पढ़ना चाहते थे ट्रंप, चीन दौरा खत्म, जिनपिंग को लेकर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप को लग गई आग, ईरान का साथ और पुतिन का विश्वास, मोदी के अरब और यूरोप दौरे पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं, क्या बड़ा होने वाला है। तेल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन हॉर्मुज पर दोनों देश अभी भी अड़े हुए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं, पूरी दुनिया परेशान है कि भाई कितनी जल्दी हॉर्मुज खुल जाए, ये जो संकट है ये टल जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, कई देश बर्बाद हो जाएंगे। और जिन देशों की इकोनॉमी टिकी हुई है इस पर, उसका सोचिए कि क्या होगा। अभी तक पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए दलाली कर रहा था, आपको मैंने कई बार बताया, लेकिन ईरान और अमेरिका के सामने पाकिस्तान की भी पोल खुल गई है, जिसके बाद ट्रंप सीधे चीन पहुंच गए। जब ट्रंप पूरे लाव लश्कर के साथ चीन पहुंचे तो दुनिया को लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज का रास्ता भी खुल जाएगा, तेल का संकट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरी हवाबाजी। आज ट्रंप का 3 दिन का चीन का दौरा खत्म हो गया, ट्रंप वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ईरान और हॉर्मुज को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, यानी कि कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। चीन की तरफ से यह कहा गया कि युद्ध खत्म होना चाहिए और बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है, तो अमेरिका भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि भाई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। यानी ना तो चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुलकर कुछ कहा और ना ही अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने की चीन की अपील पर कोई ठोस वादा किया। ट्रंप और जिनपिंग में ईरान को लेकर कौन सा पेच फंस गया, क्यों डील नहीं हुई, यह सब बताने वाला हूं आपको। इधर पीएम मोदी रूस और ईरान के साथ बैठक करके आज यूएई भी पहुंच गए, और पीएम मोदी जब खाड़ी देश पहुंचे तो किसने क्या कह दिया कि भारत ही ईरान और अमेरिका युद्ध बंद करवा सकता है, यह आज आपको बताने वाला हूं किसने कहा है। और दुनिया के 2 सो कॉल्ड सबसे बड़े नेता मिले, बंद कमरे में कई घंटों की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर बयानबाजी हुई, लेकिन ईरान और हॉर्मुज का मामला जहां था वहीं अटका हुआ। लेकिन ट्रंप जैसे ही चीन से अमेरिका के लिए रवाना हुए, भारत में मौजूद ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को मैसेज भेज दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए चीन की किसी भी पहल का स्वागत करें। अगर बीजिंग शांति का समर्थन करने के लिए आगे आता है तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चीन न सिर्फ ईरान का करीबी साझेदार है बल्कि उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी। चीन को मीडिएटर बनाने वाली ईरान की पहल को डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के वादे से पीछे हट गया है, और जब तक वो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की गारंटी नहीं देता है तब तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपने सर्वाधिक यूरेनियम को जो उन्होंने संवर्धित कर लिया है, उस यूरेनियम को छोड़ने पर सहमत हुआ था, लेकिन अब अपनी बात से ईरान पलट गया है, जबकि ईरान भी लगातार यही कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में है ही नहीं, इस पर हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप के चीन दौरे के दौरान भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि युद्ध कैसे खत्म हो और हॉर्मुज का रास्ता कैसे खुलवाया जाए, लेकिन ट्रंप चीन के सामने भी इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं होगी कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए ट्रंप ने क्या। ट्रंप चीन पहुंचे थे तभी से माहौल बनाया जाने लग गया था कि ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है और चीन में ही इसकी मुहर भी लगेगी, लेकिन ट्रंप ने चीन पहुंचकर भी ऐसी बातें कर दी कि चीन भी हैरान रह गया। ट्रंप ने कह दिया कि चीन अब ईरान को सैन्य सहायता मुहैया नहीं कराएगा, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया। पागल है क्या चीन कि समझौता कर लेगा कि हम तुमको नहीं देंगे कोई भी सैन्य सामान, साजो सामान? भाई उसकी बिक्री और उसके खरीदार आपस में दोनों साझेदार, आप क्यों बीच में बन रहे हैं भाई? जिनपिंग तो ट्रंप को लेकर बहुत सावधानी बरतते हुए नजर भी आए। चीन के दौरे के आखिरी दिन जिनपिंग उन्हें बीजिंग के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेकर गए, जहां पर उन्होंने गार्डन की सैर उन्हें करवाई। और इस बीच ट्रंप ने जिनपिंग से पूछ लिया कि क्या दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी यहां लाया जाता है। इस सवाल पर जिनपिंग सक पका गए। देखिए वहीं ट्रंप की एक और तस्वीर सामने आई जिसे देखकर दुनिया भर में ट्रंप के खूब मजे लिए जा रहे हैं। दरअसल मीटिंग के दौरान जब जिनपिंग बोलने के लिए खड़े हुए तो ट्रंप ने उनकी डायरी में ताका झांकी शुरू कर दी। दुनिया के 2 टॉप लीडर्स की बैठक में ऐसा भी हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ट्रंप ने बिना हिचक जिनपिंग के डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रंप यहां थोड़ा गच्चा खा गए। बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने जो भी नोट्स बनाए थे वो मंदारिन लैंग्वेज यानी कि जो चीनी भाषा है उसमें लिखी हुई थी, इसलिए ट्रंप ने 2 पन्ने पलटने के बावजूद डायरी झट से उन्होंने बंद कर दी और कुछ समझ नहीं पाए। एक बार फिर से देखिए कि क्या हुआ और इस पर पूरी दुनिया भर में क्यों चर्चा हो रही है और लोग क्यों इस पर बात कर रहे हैं कि भाई
ये क्या हो रहा था? ये देखिए, ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया को जैसे चाहूं वैसे घुमा सकता हूं, वो जिनपिंग की डायरी को खोलते हैं। ये शिष्टाचार में भी नहीं आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने डायरी खोल दी, 2 पन्ने पलट लिए। बाद में उनको पता चला कि भाई ये जो लिखा हुआ है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं जिस लिपि में लिखा हुआ। इस दौरे की एक और तस्वीर चर्चा में है। जब ट्रंप और जिनपिंग ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए आए तो ट्रंप कुर्सी पर बैठने के बाद असहज दिखाई दी। वो ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे। चर्चा तो ये हो रही है कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई थी, यानी कि छोटी कुर्सी दे दी गई थी ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाई दे। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप की लंबाई जिनपिंग से करीब 10 इंच तक ज्यादा है और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ट्रंप को दुनिया के सामने कमतर दिखाना चाहता। सिर्फ ट्रंप और जिनपिंग की ट्यूनिंग ही खराब नहीं थी इस दौरे के दौरान, बल्कि अमेरिका और चीन के अधिकारी भी आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस में टकराव भी हो गया। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी हथियारबंद एजेंट को एंट्री ही नहीं दी। हवाला दिया गया कि टेंपल ऑफ हेवन में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। अधिकारियों में बहस की वजह से कार्यक्रम में आधे घंटे की देरी भी हो गई। एक टेलीग्राफ संवाददाता ने कहा, जब से हम आए हैं हमने कई टकराव देख लिए। ट्रंप के साथ चीन पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन को वहां से बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने एक भी गिफ्ट अमेरिका ले जाने की मंजूरी नहीं दी। व्हाइट हाउस के संवाददाता के मुताबिक अमेरिका के स्टाफ ने चीन से मिली सभी चीजें उनसे ले ली और चीन से मिले बर्नर फोन से लेकर पिन तक उनसे ले ली गई सभी सामान प्लेन में चढ़ने से पहले ही डस्टबिन में फेंक दिया। विमान में चीन से कोई भी चीज लाने की अनुमति नहीं है। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बीच ताइवान से भी बड़ा अपडेट आया है। ताइवान के एयर स्पेस में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रोज उड़ान भरने वाले चीनी फाइटर जेट पिछले 24 घंटे में बिल्कुल नजर नहीं आए, जबकि 7 चीनी नौसैनिक जहाज इस क्षेत्र में एक्टिव। ट्रंप का चीन दौरा तो फेल साबित हुआ ही, उधर रूस को पीएम मोदी से उम्मीद जग गई। दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भारत लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है। इधर ट्रंप और जिनपिंग में बात नहीं बनी, उधर पीएम मोदी ईरान और रूस के विदेश मंत्री से मीटिंग करके यूएई पहुंच गए। ईरान को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उन्होंने यूएई के लिए क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। पाठशाला में अब